यस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब तक हमने डिस्कस किया बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द थर्ड हेड एंड दैट इज द लास्ट वन फ्रॉम द फाइव हेड्स: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। नाउ द लास्ट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ इट इज अ रेसिड्यूरी हेड। पहले तो इस हेड में कौन सी इनकम आती है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, अगर वो पहले चार में से किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस। मतलब जिसका कोई नहीं उसका तो आईएफओएस है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। लुक व्हाट द चार्जिंग सेक्शन सेज 56। इट सेज दैट if any income which is not to be excluded from the total income then and shall be chargeable to the income tax under the head income from other sources if it is not chargeable to tax under any of the heads। मतलब जिसका कोई नहीं उसका आईएफओएस। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग सेक्शन। अब इसमें क्या क्या चीजें आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड की इनकम हो गई, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, चाहे ऐसी कोई भी इनकम, जैसे इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो। ठीक है, ऐसी कोई भी इनकम हो गई जो इस सेट के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द एनी अदर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, लेट्स गो डायरेक्टली टू द गिफ्ट इनकम। पहले बात करते हैं हम लोग गिफ्ट की। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। अब गिफ्ट जैसे यूजुअली हम लोग बोलते हैं गिफ्ट, लेकिन इनकम टैक्स में इसको बोला गया है विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडेक्वेट कंसिडरेशन। आपने पूर्ता पेमेंट नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड इनएडेक्वेट कंसिडरेशन। अब विदाउट कंसिडरेशन में यहां पर टोटल तीन बातें आती है। फर्स्ट इज अ कैश पेमेंट, फर्स्ट इज अ कैश, सेकंड इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं पहले विदाउट कंसिडरेशन की। कैश, आपको किसी ने कैश पेमेंट किया है, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन ऑब्वियसली। मतलब आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, जैसे दोस्तों ने आपको कैश गिफ्ट दे दिया, आपका बर्थडे है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका जाएगा विदाउट कंसिडरेशन कैश। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हुआ, अब प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हम लोग आगे चल के देखेंगे कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। मोस्टली जो कैपिटल गेन में हमने देखा था कैपिटल असेट का डेफिनेशन, उसके जैसा ही है ये। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको देखना होता है फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी दो बातें, दैट इज कॉल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा क्या, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर कैश पेमेंट है 50,000 से ऊपर, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, देन अमाउंट इज टैक्सेबल एज अ गिफ्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो उस केस में हम लोग चेक करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। अगर उसका एफएमवी 50,000 से ऊपर जाता है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो दैट इज एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो वो इस हेड के अंदर, इस गिफ्ट के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको देखना होता है एग्रीगेट वैल्यू। क्या देखना है, एग्रीगेट वैल्यू। इट शुड नॉट बी आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन, यू आर सपोज टू चेक द एग्रीगेट वैल्यू। अगर एग्रीगेट वैल्यू भी 50,000 से ऊपर जा रहा है, मूवेबल इमूवेबल केस वगैरह सब कुछ मिला के 50,000 को क्रॉस कर रहा है, देन होल ऑफ द मनी या फिर होल ऑफ द एफएमवी या फिर होल ऑफ द एसडीवी शैल बी टैक्सेबल। मतलब एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल, एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द इनएडेक्वेट कंसिडरेशन। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखा हुआ है, बट अगर आप खाली इस चार्ट को समझ लोगे तो फिर काफी हो जाएगा ये। फाइन, चलिए अब बात करते हैं इनएडेक्वेट कंसिडरेशन की, जहां पर आप पेमेंट करते तो हो लेकिन जितना उसका वैल्यू है उससे कम पेमेंट करते हो। सो दैट विल बी द केस ऑफ इनएडेक्वेट कंसिडरेशन। अब उसमें क्या क्या चीज आएगी। अब उसमें देखो केस तो हो नहीं सकता कभी भी, वी कैन नेवर से दैट के 500 रुपए मैंने खरीदे हैं 200 रुपए देकर।
So you cannot buy 500 by paying a 200 rupees as a consideration, right? So there should not be inadequate consideration in case of cash. तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. दूसरा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी. अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? उस केस में आपको क्या चेक करना होता है? फेयर मार्केट वैल्यू. अब देखो यहां पर आपने कंप्लीटली फ्री में नहीं खरीदा है, आपने कुछ तो पेमेंट किया है, लेकिन वो पेमेंट सफिशिएंट नहीं है. तो हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस किस बात का डिफरेंस निकालेंगे? हम लोग डिफरेंस निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एंड आपने जो कंसीडरेशन पे किया है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, उन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे. और डिफरेंस को चेक करना है, क्या वो डिफरेंस 50,000 से ऊपर जाता है क्या? अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, उस केस में आपका पूरा का पूरा डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. सो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या देखना है? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस आपने आपका जो कंसीडरेशन पेमेंट किया है वो देखना है. अगर वो 50,000 को क्रॉस कर जाता है, देन पूरा का पूरा अमाउंट जितना है वो डिफरेंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. यहां पर ध्यान रखना, डिफरेंस टैक्सेबल होगा, नॉट द एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि आपने पेमेंट तो किया है. अब लॉजिकली समझो, मान लो कोई 3 लाख की चीज है, आपने 2 लाख में खरीद ली है, आपको कितने का फायदा हुआ? सिंपल है, 1 लाख का फायदा हुआ. तो 1 लाख का आपको जो फायदा हुआ वो 1 लाख होगा एज ए गिफ्ट टैक्सेबल. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग. उस केस में जैसे आपको बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग के केस में देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. ठीक है, वो हमेशा इस केस में आएगा ही आएगा. इनकम टैक्स में हम कभी भी अगर लैंड एंड बिल्डिंग का जिक्र करेंगे तो हम लोग यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे ही करेंगे. अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं. हमने डिस्कस किया थे 2 सेक्शंस. एक हमने डिस्कस किया था 43 सीए, इफ यू रिमेंबर, इन अ बिजनेस प्रोफेशन, कि अगर आपकी कोई भी एसेट है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज अंडर स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो और आपके लिए जो जमीन या मकान जो भी है सब कुछ, ये क्या है? सब कुछ स्टॉक इन ट्रेड है. तो उस केस में 43 सीए हमने पढ़ा बिजनेस प्रोफेशन के अंदर. और अगर वो कैपिटल असेट है, इट इज नॉट योर स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, तो उस केस में हमने पढ़ा था सेक्शन 50 सी. ये डिस्कशन हमने किया कैपिटल गेन के चैप्टर में. उसमें हमने कुछ 10% का वेरिएंस के बारे में बात करी थी. तो सिमिलर प्रोविजंस यहां पर भी है, 10% का वेरिएंस आपको अलाउड है. अब यहां पर कंप्यूटेशन कैसे करना है, अभी पहले समझ लेते हैं प्रोविजन, उसके बाद एक एग्जांपल से इसको समझेंगे. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है डिफरेंस. डिफरेंस किस बात का डिफरेंस निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपने जो कंसीडरेशन दिया उसका डिफरेंस निकालना है पहले. उस डिफरेंस को आपको कंपेयर करना है. किससे कंपेयर करना है? उसको आपको कंपेयर करना है हायर ऑफ 50,000 एंड हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसीडरेशन. पहले इन दोनों को कंपेयर करो, 50,000 और कंसीडरेशन का 10%. इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो, ये हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ? डिफरेंस के साथ. अगर आपका डिफरेंस उससे भी ज्यादा है, ठीक है, देन एंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज ए गिफ्ट. इतना समझ में आया? ठीक है. अगर मोटा मोटा समझ में आ गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी एग्जाम्पल के बारे में इसको समझेंगे. ठीक है, चलिए. अब सबसे पहले बात करेंगे विदाउट कंसीडरेशन. तो प्रोविजंस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं वेरी सिंपल फॉर्म में. ठीक है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, आपको ज्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको टेबल समझ में, चार्ट समझ में आ गया है तो फिर काफी हद से आपका पॉइंट क्लियर हो गया है. फाइन. अब लेट अस गो फॉर सम एक्सेप्शंस. कुछ केस में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते. कौन से? सबसे पहला है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन, सॉरी. कौन से है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये पैसा रिलेटिव से मिला हुआ है, या फिर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटिव से मिली है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है रिलेटिव से. रिलेटिव आपको जितना भी दे सब कुछ ले लो, बिकॉज उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. ठीक है, आंख बंद करके बोलो आने दो जितना है, कृपा बरसनी चाहिए सारे रिश्तेदारों की. ठीक है, ये रिश्तेदार कौन होते हैं ये समझते हैं अभी हम लोग आगे. उसके बाद है ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, खुद की शादियां. हाँ, घर में शादी का माहौल है और आपने गिफ्ट ले लिया तो ये नहीं चलेगा. आपकी खुद की शादी हो और आपको कोई भी गिफ्ट मिले, एग्जेम्प्ट, ले लो बिंदास. शादी के दिन गिफ्ट जितना भी मिले, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो,
चलेगा। यहां पर एक चीज समझना, यहां पर वर्ड लिखा है ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, ऐसा जरूरी नहीं बोला कि आपको शादी के टाइम ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप फेरा फरते हुए से फेरे घूमते हो, आप लोग 7 फेरे ले रहे हो, उसी टाइम बीच बीच में आप गिफ्ट क्यों लेके जा रहे हो, पहले फेरे में इसकी गिफ्ट, दूसरे में इसकी, तीसरे में इसकी, ऐसा नहीं है, राइट। इट इज ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। मान लो हल्दी के दिन आपको कोई गिफ्ट देके गया, तो दैट इज ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, सो दैट इज ऑल्सो अलाउड। अब एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तब वो कहां पे फंसाएंगे आपको, क्वेश्चन में कई बार वो बोलेंगे मैरिज एनिवर्सरी, तो ध्यान रखना शादी के दिन ही है, एक ही बार शहीद होना है, उसके बाद बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, राइट। तो मैरिज एनिवर्सरी इज नॉट अलाउड, उसमें अगर आपको गिफ्ट मिला तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर जैसे मान लो बर्थडे, ऐसा बोल देंगे, या फिर बेटे की शादी है, तो बेटे की शादी में बेटे को जो मिलेगा गिफ्ट वो एग्जेम्प्ट है, पापा को कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आपकी शादी है और गिफ्ट कोई पापा को दे रहा है, तो उसको बोलना पापा इधर आने दो, आप मत लो, आपको टैक्सेबल है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। गिफ्ट या विल, विल में अगर आपको कोई पेमेंट मिलता है, कोई गिफ्ट मिलती है, सॉरी, विल में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो देयर विल बी टैक्सेबल अंडर दिस, सॉरी दैट इज एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, उसको यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो तीन चीजें आप लोग यहां पर याद रख लेना, मेजोरिटी केसेस जो आपके होंगे क्वेश्चन में वो इस तीन चीज के बेस पर होंगे। ऑन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, अगर वो डोनर मरते मरते टाइम पे आपको कुछ देके गया है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी से आपको कुछ मिला है, मान लो स्वच्छ भारत का इरादा आपने कर लिया है और आप सफाई का अभियान चला रहे हो, और आपकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको बहुत अच्छी लगी चीज कि हमारा काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, और उसने आपको कुछ अवार्ड दिया, गिफ्ट दिया, रिवॉर्ड दिया आपको इस काम के लिए, तो दैट इज अगेन एग्जेम्प्ट। सो एनी गिफ्ट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट, ठीक है। फिर फंड फॉर फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वगैरह से कुछ मिलता है तो भी वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। 12 AA वाला कोई ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए भी सब कुछ ये एग्जेम्प्ट है, वो भी अगर आप कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिर एग्जेम्प्ट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47, ये हमने डिस्कस किया कैपिटल गेन के अंदर। तो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के केस में गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया तो ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड एटसेट्रा, दैट इज फॉर बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसा कोई ट्रस्ट आपने क्रिएट किया है, ठीक है, दैट इज बेनिफिट फॉर द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, उसमें रिलेटिव को बेनिफिट मिलना चाहिए और वो बेनिफिट उसको मिल रहा है। मान लो एक्स है, उसका बेटा है, ठीक है, मास्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया है कि एक ट्रस्ट बना दिया, उसमें सारे पैसे दे दिए और बोल दिया ट्रस्ट को कि भाई ये जो जितने इसमें से जितनी भी इनकम हो ये सब कुछ मास्टर एक्स को मिलना चाहिए इसमें से, फाइन। तो मास्टर एक्स को जितना भी पैसा मिल रहा है वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना, यहाँ पर मास्टर एक्स को पैसा मिल रहा है, दैट इज एग्जेम्प्ट। Amount received by a person for treatment of COVID, now it is not so much of the useful, so we are skipping this. What is the meaning of property in this case? तो फर्स्ट केस इज अ कैपिटल असेट, तो आपने जितना कैपिटल गेन में पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पर एक चीज ऐड हो रही है, दैट इज कॉल्ड VDA, वर्चुअल डिजिटल असेट। तो एनी काइंड ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स एटसेट्रा। यहाँ पर एक चीज समझना, एक चीज मोबाइल प्रॉपर्टी के अंदर जैसे मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन, कार, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो अगर आपको कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहा है तो ले लो, आईफोन गिफ्ट कर रहा है ले लो, 16 प्रो मैक्स नया नया आया है ले लो सर, सब कुछ क्या है, एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। एग्जेम्पशन की तो बात बहुत दूर रहेगी, इट इज नॉट एट ऑल ए प्रॉपर्टी। अपने तो बात कौन सी हुई थी, मोबाइल प्रॉपर्टी या फिर इमोबाइल प्रॉपर्टी की, तो वो तो यहाँ पर आएगा नहीं, फाइन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव से मिली हुई गिफ्ट। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है वो समझना है, ठीक है। ये रिश्तेदार हमारे कौन होते हैं, हमारे अपने, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। इंडिविजुअल और सबसे पहला सगा है स्पाउस। आप इनकम टैक्स को छोड़ो, कोई भी लॉ ले लो, आप अगर कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें आप देख लो, कहीं भी आप देख लो, लॉ में कोई भी अगर रिलेटिव की डेफिनेशन आती है तो सबसे पहला नाम आता है स्पाउस। दिल से जुड़ा है, देखो मैंने यहाँ पे दिल से जुड़ा हुआ है इसको, ठीक है। सो दिल से जुड़ा हुआ इंडिविजुअल एंड स्पाउस, वो रिलेटिव हो गए। अगर हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड को कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना यहाँ पर फियोन्स वो कंसीडर नहीं होगा, सगाई हुई है जस्ट, और अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है
तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल होगा बिकॉज दे आर नॉट येट रिलेटिव। ठीक है, तो शादी तक होल्ड करना है इसको। नाउ नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे एल ए एंड एल डी। एल ए मतलब लीनियर असेंडेंट। देखो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको क्या देखना है, एक खुद, अब खुद, देन बाय हार्ट, स्पाउस। ठीक, ये दोनों तो हो गए। अब ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले मतलब लीनियर असेंडेंट, ऊपर जितने भी अवेलेबल है, जब तक है जान, मतलब जब तक जिंदा है तब तक सारे के सारे, दादा, परदादा, दादी, परदादी, जितने भी, मतलब लीनियर असेंडेंट एंड देयर स्पाउस। ठीक है, फिर जो स्पाउस है, अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ के ऊपर जितने भी है, ससुर, सास, उसके भी दादा दादी, परदादा परदादी, वाइफ के जितने भी है वो सारे के सारे, सबसे मिला हुआ गिफ्ट क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन में आता है रिश्तेदार। तो इन सबसे आपको क्या लेना है, गिफ्ट लेना है। ध्यान से समझना, इन दोनों ने अगर आपको गिफ्ट दिया है, यहां से मिला हुआ गिफ्ट, गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। ठीक है, फिर लीनियर डिसेंडेंट। ठीक है, अगर आपके कोई लीनियर डिसेंडेंट है, बेटा, उसकी बहू, फिर पोता, परपोता, जितने भी है, और उसकी स्पाउस, उसकी वाइफ जो भी है, वो सब कुछ एग्जेम्प्ट है। अच्छा, यहाँ पर खुद के और स्पाउस के लीनियर डिसेंडेंट तो एक ही होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते वाइफ को तो ये तेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, अलग अलग। ठीक है, इट इज नॉट द केस, राइट। तो लीनियर डिसेंडेंट दोनों केस में कौन होंगे, एक ही होंगे दोनों के। अच्छा सर, स्टेप सन हुए तो क्या वो भी आता है लीनियर डिसेंडेंट के केस में? आंसर इज यस। स्टेप सन हो, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर, जो भी स्टेप, जितने भी स्टेप हो, वो सारे के सारे रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं, बिकॉज भाई तो भाई हो गए। ठीक है, चलिए, अब लीनियर असेंडेंट हो गया, ऊपर वाले सारे, नीचे वाले सारे। देखो अप डाउन, अब साइड में जाते हैं, इस साइड, अपनी साइड, पहले हस्बैंड एंड वाइफ, सॉरी हस्बैंड की साइड पहले जाते हैं, वहां पर ब्रदर एंड सिस्टर। देखो सेंटर स्पाउस, अप डाउन, साइड में ब्रदर एंड सिस्टर। अब ब्रदर के साइड उसकी स्पाउस मतलब भाभी, सिस्टर के साइड उसके स्पाउस मतलब जीजू, बराबर। तो ये भी क्या हो गया, हमारे रिलेटिव हुए। फिर देखना है स्पाउस की साइड, हस्बैंड है तो वाइफ के, वाइफ का भाई मतलब साला, उसकी बहन मतलब साली। ठीक है, साले की घरवाली और साली का घरवाला अपना साडू, बराबर, वो भी क्या है, रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है। सो ब्रदर सिस्टर ऑन बोथ द साइड्स और देयर स्पाउस, एंड सिस्टर स्पाउस, ब्रदर स्पाउस, ये स्पाउस के हो गया। ठीक है, तो साला साली ये सब इसके अंदर आ गए। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, साला वगैरह तो भी आप लिख सकते हो इधर, दीदी जीजू वगैरह। अब एक चीज जो एक्स्ट्रा आती है वो है खाली इंडिविजुअल की साइड, दैट इज नॉट फ्रॉम द स्पाउस साइड। मतलब चाचा, मामा, बुआ, मौसी, मतलब ये कौन हुए, ये जो पेरेंट्स हमारे होते हैं, पेरेंट्स, उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स है। मतलब पापा के भाई कौन हुए, चाचा, और उसकी बहन हुई बुआ, और मम्मी के भाई कौन हुए, मामा, और उसकी बहन हुई मौसी। ठीक है, तो अगर चाचा है तो चाची, मामा है तो मामी, मौसी है तो मौसे जी, मौसा अपने, और बुआ है तो फूफा, ये सारे हमारे रिश्तेदार हुए। लेकिन ये साइड आपको स्पाउस के एंगल से नहीं देखना है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, चाचा जी हमारे रिश्तेदार नहीं लगते, मामा जी हमारे रिश्तेदार नहीं लगते। ठीक है, अब तो ये हुआ केस यहाँ पर चाचा चाची वाले केस। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीटली अ मायाजाल ऑफ रिश्तेदार, ऐसा है। ये इनमें से कोई भी अगर आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, बिंदास ले लो। ठीक है, सर गिफ्ट क्या देंगे, ताने सुनाते हैं, इस ये कब कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई नहीं, चलो अब बात निकली है एक चीज और। मान लो कजिन है, कजिन। देखो इसमें रिश्ता आपको डिफाइन करना है कैसे। मान लो आपको एग्जाम में ऐसा दिया है कि कजिन है, कजीन, कजीन, COUSIN, कजीन। कजिन ने आपको गिफ्ट दिया, यू आर द रिसीवर, कजिन इज द गिवर। ठीक है, अब कजिन ने आपको गिफ्ट दिया है, तो इस केस में कजिन आपका क्या लगता है, क्या वो रिश्तेदार में आता है कि नहीं आता है? तो पहले देखो, कजिन मतलब कौन हुआ, चाचा का लड़का। ठीक है, मतलब लड़का मतलब लीनियल डिसेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट ऑफ वोम, ऑफ द ब्रदर, ब्रदर किसके, अपने पेरेंट्स के। ठीक है, ठीक है, वो भी किसका, इंडिविजुअल। अगर मैं उल्टी साइड देखने जाऊं तो इंडिविजुअल के पेरेंट्स, पेरेंट्स के ब्रदर, और ब्रदर का लीनियर डिसेंडेंट, ये बना हमारा कजिन।
चलो चेक करते हैं, यहां पर देखो इंडिविजुअल आ गया, उसके पेरेंट्स आ गए, उसके ब्रदर सिस्टर आ गए, लेकिन क्या उसके लीनियर डिसेंट आगे है क्या? आंसर इज नो। तो कजिन्स हमारे रिश्तेदार नहीं लगते, ठीक है, भले सगे भाई से भी ज्यादा प्यारे हो अपने को, लेकिन ना, ये हमारे रिश्तेदार नहीं लगते। अगर वो आपको गिफ्ट दे रहे तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये हो गया रिश्तेदार, ठीक है। एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, सॉरी एग्जेम्प्ट ट्रांजेक्शंस, व्हाई आई एम सेइंग ट्रांसफर अगेन एंड अगेन। एग्जेम्प्ट ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हो गया, रिश्तेदार का हो गया, राइट। चलिए अब समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। लेट्स गो। लुक, सबसे पहले बात करते हैं विदाउट कंसिडरेशन की। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपने राहुल बाबा। राहुल गांधी रिसीव्स अ गिफ्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्संस। प्रियंका एंड रॉबर्ट गिफ्टेड अ लैंड ऑफ ₹50 लाख ईच। अब ये दोनों रिश्तेदार हैं। कौन हुए ये? सिस्टर एंड देयर स्पाउस, बराबर। तो रिश्ता यहां पर कौन सा बना? सिस्टर। और ये कौन है? स्पाउस ऑफ सिस्टर। तो ये हमारे रिश्तेदार की डेफिनेशन में आता है। तो उसके पास से बहुत जो भी जमीन मिली हो, ठीक है, यू नो द रॉबर्ट वाटर एंड द लैंड, राइट। तो जो भी मिला है वो क्या है? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। योगी, ठीक है, फ्रॉम यूपी, गिफ्टेड आईफोन ऑफ ₹1,60,000। अब आईफोन इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल ए प्रॉपर्टी। तो ये भी गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये टैक्सेबल नहीं होंगे। फिर आए मोदी जी हमारे प्यारे, उसने 30,000 रुपए की ज्वेलरी दे दी राहुल बाबा को। पता नहीं पहनेगा किसको, बट दिया है, ठीक है। और मोदी के पास कहां से ज्वेलरी आ गई, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब 30,000 का ज्वेलरी आ गया, एक तो ये चीज आ गई। दूसरे मोटा भाई, उसके बाद मोटा भाई ने 19,900 रुपए का कैश पेमेंट किया, उसको रोकड़ा दिया उसके से काउंट करके यूं, बराबर, 500 वाली नोट। और लास्ट में आई हमारी निर्मला ताई, ठीक है, जिसको ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने देखा कि राहुल के पास 30,000 प्लस 19,900 टोटल मिला के हो रहा है 49,900। अब तक वो बचा हुआ था, लेकिन निर्मला जी आई और उसने सगुन का 101 रुपया दे दिया। अब टोटल हो गया 50,001 रुपीज। अब ये 50,000 के ऊपर 1 रुपया चला गया है, 1 रुपया, ठीक है। अब यहां पर इससे क्या होगा? देन एंटायर अमाउंट दैट इज 50,000 एंटायर इज टैक्सेबल, ठीक है। अगर आपको कोई सगुन का 1 रुपया देता है तो उसको बोलो भले अब सगुन हो जाए, नहीं चाहिए, रखो अपने पास, ठीक है। सो 50,000 को क्रॉस कर गया, सो दैट इज अमाउंट इज टैक्सेबल। लेकिन मान लो ये सारे के सारे जो गिफ्ट आई है मोदी की ओर से, मोटा भाई की ओर से, निर्मला की ओर से, ये जितने भी गिफ्ट आई है, ठीक है, अगर वो राहुल बाबा की शादी के टाइम पे आती, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, तो ये सब कुछ क्या हो जाता? एग्जेम्प्ट हो जाता, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट गिफ्ट। अब हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज इनएडेक्वेट कंसीडरेशन का, और टिपिकली देख लेते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या चेक करना होता है, आपको चेक करनी होती है फेयर मार्केट वैल्यू। अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, देन एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। इट इज सॉरी, इनएडेक्वेट कंसीडरेशन है तो आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंस, ठीक है। चलिए देखो, मोदी परचेज अ गोल्डन रिंग फ्रॉम मेलोनी। मोदी जी ने एक सोने की रिंग खरीदी है मेलोनी से, कितने की? 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए का कंसिडरेशन पेमेंट हुआ है इधर, ठीक है। अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग देखेंगे तो एफएमवी कम्स टू 3,30,000। अगर एफएमवी 330 है तो उस केस में डिफरेंस कितना निकला? 30,000, विच इज लेस देन 50 के, देन इट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। तो ये टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज ये डिफरेंस 50,000 से कम है। लेकिन अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू होती 360, तो उस केस में डिफरेंस कितना निकला? 60,000। ये जो 50 को क्रॉस कर गया, देन एंटायर डिफरेंस दैट इज 60K इज टैक्सेबल। तो क्लियर हुआ, यहां पर आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले डिसाइड करनी है फेयर मार्केट वैल्यू और डिफरेंस निकालना है आपने जो पेमेंट किया वो। अगर वो डिफरेंस 50,000 से ऊपर जाता है, देन एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। फाइन। चलिए बात कर लेते हैं अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की।
अब उसमें हम टोटल 4 केस देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था आप क्या करना है। लेट्स गो हैव अ लुक वंस अगेन, क्या चीज आपको देखनी होती है। लुक, आपको चेक करना है, डिफरेंस निकालना है सबसे पहले। डिफरेंस किस बात का निकलेगा? आपने जो पेमेंट किया वो, और सामने आएगा कंसिडरेशन वो। ठीक है, इन दोनों को सॉरी, आपने जो पेमेंट किया दैट इज कंसिडरेशन और स्टेबिलिटी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। फिर आपको कंपेयर करना है इसको किससे? 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से जो हायर आए उससे आपको कंपेयर करना है। सो लेट्स डू दैट ऑल्सो। चलिए, लुक, पहला कंसिडरेशन पेमेंट आपने किया है 20 लाख रुपए का। कितने का? 20 लैक्स रुपीस। बराबर, 20 लैक्स रुपीस। स्टेबिलिटी वैल्यू उस केस में है 21 लाख रुपए का। तो डिफरेंस कितना निकला? 1 लाख रुपए। फाइन। अब स्टेटरी लिमिट है 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन का 10%, 2 लाख आया। अब इन दोनों का हायर निकालो, इन दोनों का हायर कितना आया? 2 लाख। अब ये सी पॉइंट को कंपेयर करो एफ के साथ। क्या सी एफ से बड़ा है? तो यहां पर हमारा सी आया है 1 लाख और एफ पॉइंट आया है 2 लाख रुपए। सो आंसर इज नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन एफ। तो उस केस में आपको कोई भी गिफ्ट नहीं, कोई भी टैक्सेशन सॉरी कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। डन। केस नंबर 2 पे आते हैं। 20 लाख रुपए है, स्टेम ड्यूटी वैल्यू अगर 22 लाख होती तो क्या होता? तो डिफरेंस आता 2 लाख रुपए। ठीक है, 50,000 2 लाख और दोनों में हायर आया 2 लाख। ठीक है, तो क्या यहां पर सी एक्सीड्स? नो, ये इक्वल है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है, देन नो टैक्स। मतलब देखो ये सिमिलर उसके जैसा है। एग्जिट अगर 50,000 होता है तो कोई टैक्स नहीं लगता, 50,000 एक हो गया तो गया। मतलब अगर 1 रुपया ज्यादा हो जाता है उस केस में गया। अगर यहां पर ये डिफरेंस आपका आता 2 लाख 1 आता तो बात खत्म हो जाती। लुक एट दिस थर्ड एग्जांपल। अगर 23 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, बराबर, ये हमारा डिफरेंस आया और हायर अमाउंट निकला 2 लाख रुपए। नाउ कैन यू टेल मी कि डिफरेंस जो आया, क्या ये हायर अमाउंट जो हमको मिला 2 लाख उससे भी ज्यादा है? आंसर इज यस। तो इस केस में पूरा का पूरा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है यहां पर? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। एंटायर डिफरेंस इज टैक्सेबल। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। ये एग्जांपल आप लोग प्लीज लिखते जाना बुक में। ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, बिकॉज जनरली ऐसा होता है ऑनलाइन लेक्चर्स के केस में, सामने फैकल्टी कुछ भी बोले जा रहा है और हम अपनी धुन में है। ठीक है, काफी सारे पता नहीं कौन से ख्याल में खोए होंगे। किसी को आर्टिकलशिप की टेंशन होगी, किसी को बॉस ने क्या बोला वो पता नहीं, किसी का एक्सटेंशन क्या होगा, किसी को वो एमसीएस वाली याद आ गई होगी, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो कुछ भी अगर ऐसा पॉइंट है, कुछ दिमाग कहीं भी घूम रहा है, सो बी फोकस्ड ऑन द लेक्चर्स। आप लोग प्लीज एक नोट और पेन हाथ में रखना, उसमें सब कुछ लिखना। फाइन, तभी आपका फोकस बना रहेगा। वरना तो क्या होगा, मैं यहाँ पर बोले जा रहा हूँ, मेनी ऑफ द टाइम आप लोग 1.5 की स्पीड से देखते रहते हो, तो वहां पर मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, आप खाली सुनते जा रहा हो, कहाँ से समझ में आएगा फिर? ठीक है, सो बेटर टू राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, राइट? चलिए, केस नंबर 4, 3 लाख 340, तो 40,000 का डिफरेंस यहाँ पर निकला। अब चेक करते क्या ये 50,000 और 30,000, 30,000 कहाँ से आया? ये इसका 10%। ठीक है, 30,000, तो ये कितना निकला यहाँ पर? 50,000 रुपए। अब क्या ये हायर अमाउंट है? आंसर इज नो, देन देयर इज नो गिफ्ट in this case. So this was entire about gift provisions. ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा बोलेंगे कि डिस्कस टैक्स इंप्लीकेशंस। ठीक है, क्या बोलेंगे आपको? डिस्कस टैक्स इंप्लीकेशंस। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आपको दे दिया और खाली बोला है टैक्स इंप्लीकेशन डिस्कस करिए, तो आपको यहां पर बायर का एंगल भी देखना है, सेलर का एंगल भी देखना है, और आपको टीडीएस के अगर कोई प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो वो भी देखने होते हैं। फाइन, चलो एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। लुक, मिस्टर रणबीर, ठीक है, आलिया का पति, मिस्टर रणबीर, उसने प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है, तो यहां पर रणबीर इज ए सेलर। ठीक है,
हाउस टू मिस दीपिका फॉर 60 लैक्स, जिसकी कॉस्टिंग थी 45 लैक्स रुपीस की। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाज 70 लैक्स। अब आपको यहां पर क्लिक होना चाहिए क्या, सेक्शन 50 सी। ये 50 सी किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं रणबीर के लिए, ठीक है। डिफरेंस आया 10 लाख रुपए, 60 लैक्स और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 70 लैक्स, 10 लाख रुपए डिफरेंस आया। हायर अमाउंट देखेंगे, सबसे पहले गिफ्ट की बात कर लेते हैं, 50,000 और 10% ऑफ द कंसीडरेशन दैट कम्स टू 6 लैक्स, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया ये उससे भी ज्यादा है, ठीक है। सो 10 लाख रुपए इन द हैंड्स ऑफ दीपिका, ये क्या माना जाता है, गिफ्ट माना जाता है। तो दीपिका का चैप्टर यहां पर हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर। ये जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू देखा, पीओवी, राइट, दैट इज पीओवी ऑफ बायर, ठीक है। देखो एग्जाम में नहीं बोलेंगे गिफ्ट है वगैरह ऐसा, क्लियरली कुछ नहीं बोलते वो लोग। नाउ द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेलर में मैंने आपको बताया जैसे कि हम लोग यहां पर 50 सी का यूज करेंगे, कैपिटल गेन सेक्शन 50 सी। वहां पर हमने कुछ ऐसा देखा था कि अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऐसा कुछ, अगर आपको याद आ रहा हो तो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ द कंसीडरेशन, देन एसडीवी इज इक्वल टू एफवीओसी, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था उधर, राइट। नाउ सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर, दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा आता है 70 लैक्स, 110% ऑफ द कंसीडरेशन दैट कम्स टू 66 लैक्स, 60 लाख इंटू 110%। यहां पर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 110% से भी ज्यादा हो गया, 66 को क्रॉस करके अपना 70 लैक्स बाउंड्री के बाहर चला गया, राइट। तो उस केस में आपका कैपिटल गेन आएगा, यहां पर ये जो 70 लैक्स जो है ये क्या है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ये आपका कैपिटल गेन के पर्पस के हिसाब से क्या माना जाता है, सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। माइनस आपको करना है आपकी कॉस्ट, दैट इज 45 लैक्स। एज ऑफ नाउ मैं यहां पर इंडेक्सेशन को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। 45 लैक्स, तो आपका कैपिटल गेन आया 25 लैक्स रुपीस, 25 लाख रुपए का यहां पर कैपिटल गेन आएगा। डन। चलिए अब मान लो दीपिका ने इसको सेल किया 85 लैक्स में फर्दर। अब दीपिका ने मान लो ये सेल कर दिया 85 लैक्स। अब जब भी देखो प्रॉपर्टी सेल करने की बात आएगी तब ध्यान में रखना कि यहां पर कैपिटल गेन का क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है तो, उसका बिजनेस नहीं है तो, राइट। तो अब दीपिका जब ये सेल कर रही है प्रॉपर्टी, राइट, तो 85 लाख में उसने सेल किया, तो सेल कंसीडरेशन तो बन गया 85 लाख रुपीस, मान के चलते सब कुछ अभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अंदर ही है, फाइन। अब बात यह आएगी दीपिका की कॉस्ट कितनी, दीपिका ने प्रॉपर्टी कितने में खरीदी। अब एक्चुअल में दीपिका ने प्रॉपर्टी खरीदी है 60 लाख रुपए में। अब जब असेसिंग ऑफिसर आएगा, जैसे ये प्रॉपर्टी सेल करेंगी दीपिका, ये वो आएगा उसके घर चाय पानी पीने के लिए कि चलो चाय पे बैठते हैं और चर्चा करते हैं, निर्मला जी साक्षात पधारेगी कि आपने प्रॉपर्टी बेचा 85 लैक्स में, आपने खरीदा था 60 लैक्स रुपीज में, तो 25 लाख का फायदा हुआ। उसी टाइम दीपिका बोली कि रुक जा, याद कर वो दिन जब मैंने रणबीर से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस टाइम तू ही आई थी यहां पर और तूने बोला था कि ये 60 लाख नहीं, ये कितना है, 70 लाख रुपए, और तूने 10 लाख मेरे को गिफ्ट के हिसाब से टैक्सेबल किया था, ठीक है। तो यहां पर ये कॉस्ट हमने देखा सेक्शन 49 में, याद करो कैपिटल गेन, राइट। तो वैल्यू टेकन फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्ट, ये क्या बन जाएगी आपकी कॉस्ट बन जाएगी, और कैपिटल गेन विल बी 15 लाख रुपीस। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट गिफ्ट प्रोविजंस अंडर आईएफओएस, फाइन। चलो क्लियर हो गया भाई इतना, डन ना, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा कोई क्वेरी जैसा है नहीं। चलिए अब बात करते हैं डिविडेंड की ओर जाते हैं, डिविडेंड इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, समझो जरा। शेयर होल्डर्स को जब भी कोई भी पैसा मिलता है कंपनी की ओर से, राइट,
दो तरीके से मिलता है। एक तो कैपिटल गेन होता है जब वो प्रॉपर्टी या सॉरी शेयर्स को सेल करते हैं तब। तो शेयर्स को सेल करने पर जो भी फायदा नुकसान की बात है ये हमने पढ़ लिया कैपिटल गेन के अंदर। दूसरा फायदा होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड कंपनी कहां से पे करती है? तो डिविडेंड कंपनी पे करती है अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। तो समटाइम्स दे डू नॉट डिक्लेयर एंटायर प्रॉफिट एज ए डिविडेंड, तो कुछ पार्ट को क्या करते हैं, रिटेन रखते हैं। और रिटेन करते हैं उसको मतलब हम बोलेंगे इसको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर इसको बोलेंगे हम लोग रिजर्व्स, ठीक है। अब यहां पर डिविडेंड जो है अभी वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है एज ए नॉर्मल रेट, नॉर्मल इनकम की तरह उसको क्या करना है, इनकम में ऐड करना है एंड दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। क्लियर है इतना? चलिए अब बात करते हैं देयर आर सर्टेन डीम्ड डिविडेंड की। अच्छा और एक चीज यहां पर ये समझ लो कि भाई डिविडेंड तो डिविडेंड होता है, चाहे वो इक्विटी हुआ, चाहे वो प्रेफरेंस बोलो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड बोलो, चाहे कोई भी डिविडेंड हो, राइट? दैट इज कंसिडर्ड एज ए डिविडेंड एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफआरएस। अब देयर आर टोटल 6 केसेस ऑफ द डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 22 जिसमें डिविडेंड को डिफाइन किया गया है, ठीक है। डेफिनेशन बहुत छोटा सा है, दैट इज डिविडेंड इंक्लूड डीम्ड डिविडेंड, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है इसका। अब डीम्ड डिविडेंड के उन लोगों ने टोटल 6 केस बताए हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। टोटल देयर आर 6 क्लोजेस। तो पहले हम लोग बात करेंगे 222 और यहां पर आएगा एफ, इट इज अमेंडमेंट दिस टाइम, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर ए की। तो क्या बात करते हैं ये, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया वही कि प्रॉफिट, देखो यहां पर क्या होता है कि कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट रिटेन करके रखा हुआ है, अगर वो डिविडेंड फॉर्म में बांटेंगे तो इस शेयर होल्डर को टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, कुछ नए नए तरीके अपनाते हैं। कंपनी बोलते काम करते हैं, अपने सारे शेयर होल्डर्स को कुछ असेट्स बांट देते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे मीटिंग हुआ, ऐसे जस्ट इमेजिन करना सिनेरियो, ये सारे इमेजिनरी सिनेरियोस है आपको समझने के लिए। अब मान लो सारे शेयर होल्डर्स मिले हैं, ठीक है, डिविडेंड लेना है। कंपनी ने बोला एक काम करो, ये असेट तुम ले जाओ, ये असेट तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, सारे असेट लेके जा रहे हैं। अब जैसे ही कंपनी के गेट के बाहर निकले, वहां पर मिलेगा कौन, असेसिंग ऑफिसर, राइट? ऑलवेज बी देयर, हमेशा रहेगा, चाय पीते हुए आपको मिलेगा वहां पर। उसने एक शेयर होल्डर को बुलाया, इधर आ, ये क्या है तेरे पास? बोला कंपनी की प्रॉपर्टी है। बोला ये डिविडेंड है। नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी है। ये बोलता है ना ना ये डिविडेंड है, तुझे पता नहीं बट ये है, समझे? मतलब ऐसे कोई भी असेट अगर बांट दी जा रही है शेयर होल्डर्स को, राइट, तो दैट इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड। लेकिन कंपनी के पास डिविडेंड देने की औकात होनी चाहिए, औकात मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उतना होना चाहिए। तो जितना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना ही वहां पर क्या माना जाता है, डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। तो यहां पर बात करेंगे ए स्टैंड्स फॉर असेट, अगर कंपनी की कोई भी असेट बांटी जा रही है टू द शेयर होल्डर्स, देन दिस इज द केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड। पहला केस आया ए। दूसरा आता है बी, मैं इसका एग्जांपल बाद में लेता हूं। दूसरा आता है बी, बी स्टैंड्स फॉर बोनस, ये आपको याद रहे इसलिए मैंने एबीसीडी फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। अगर मान लो असेट देने के बारे में छोड़ दिया, हमने बात नहीं करी, लेकिन मान लो बोनस दिया जा रहा है, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आज तक आपने कभी भी ऐसा सुना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस मिल रहा है? कभी भी नहीं, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द रिजर्व्स। उसको अपना फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, उससे ही मतलब होता है ना, राइट? सो दे आर नॉट कंसर्न विद द रिजर्व्स, राइट? तो बोनस अगर दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इफ द बोनस इज पेड टू द preference shareholders, then in the hands of preference shareholders it is considered as a what, deemed dividend, to the extent the company possesses the accumulated profit, जितनी औकात है उतना, whether capitalized or not। ये भी समझता हूं, समझाता हूं मैं आपको कि what is capitalized or not। अब वैल्यू क्या समझनी है आपको, मान लो आप लोग कंपनी ने 10 बोनस शेयर दे दिए, अब बोनस शेयर की मार्केट वैल्यू देखनी है। अब मान लो एक बोनस शेयर 500 रुपए का है, तो 500 शेयर्स इंटू 10 दैट कम्स टू 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए आपकी डिविडेंड माना जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मार्केट वैल्यू ध्यान में रखेंगे। या फिर कई बार मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अब इक्विटी को बोनस शेयर दिया, ये नॉर्मल चीज है, तो दैट इज नॉट एट ऑल अ डीम्ड डिविडेंड। इक्विटी शेयर इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड। लेकिन आपने इक्विटी वालों को डिबेंचर दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, के जाओ ले जाओ,
विदाउट इंटरेस्ट और विथ इंटरेस्ट जो भी हो, डिबेंचर दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए, बॉन्ड्स दे दिए, जो भी आपने कुछ ऐसे फॉर्म में आपको कुछ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, डीम्ड डिविडेंड। फाइन। तो बी फॉर बोनस, देन सी फॉर क्लोजर। क्लोजर मतलब लिक्विडेशन। जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है उस टाइम पे क्या होता है कि लिक्विडेटर आता है, सारी एसेट को रियलाइज करता है, बराबर, उसके जितने भी डेट्स वगैरह उसको पेमेंट कर दिया जाता है, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स आपने सब कुछ देखा होगा, राइट, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वगैरह सब कुछ लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस है ये। अब उसके बाद बची कुछ जितनी भी असेट्स वगैरह है, ये असेट किसको बांटी जाती है, शेयर होल्डर्स को बांटी जाती है। कौन से वाले, इक्विटी वालों को, बिकॉज दे आर द पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग दो पार्ट होते हैं। इफ दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड, सॉरी, नॉट नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स, अब उस केस में क्या होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग के केस में कि भाई उसको ये जो रिजर्व्स वगैरह बचते हैं उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, राइट। सो दे आर कॉल्ड द नॉन पार्टिसिपेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उस केस में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, उस कोई भी सॉरी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डीम्ड डिविडेंड। बट जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स है उसको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब भी कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, अब आपको यहां पर सारी असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ये हम ऑलरेडी कैपिटल गेन में डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगा अभी। तो आपको क्या करना है कि असेट का जो वैल्यू मिला उसकी मार्केट वैल्यू निकालो, उसमें से आपका हिस्सा अगर रिजर्व में कितना होता, कंपनी के पास कैपिटल भी है और रिजर्व भी है, अगर रिजर्व पड़े हुए हैं तो रिजर्व में आपका हिस्सा कितना होता, उतना हिस्सा आपका माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड, और बाकी जो बचा वो क्या माना जाएगा, फेयर वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ योर शेयर्स। इसको भी मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है डी, डी स्टैंड फॉर डिमिनिशिंग। एक्चुअली इट इज ए रिडक्शन, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर डी स्टैंड फॉर डिमिनिशिंग, अपने को याद रहे इसके लिए मैं इधर बोलता हूं। अगर कंपनी की कोई भी कैपिटल में रिडक्शन किया जा रहा है और कंपनी उसका पैसा अपने शेयरहोल्डर्स को बांट रही है, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए का, 8 रुपए सबको लौटा दिए वापस, 2 रुपए के शेयर्स हो गया वो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी पैसा कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, डीम्ड डिविडेंड। चलो अब पहले इन चारों केस को देखते हैं एग्जांपल के साथ। लुक, यस, सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो बैलेंस आपके रिजर्व्स में पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए का, ठीक है। बोनस इश्यू अर्लियर आपने 2 लाख रुपए के सबसे कुछ पिछले सालों में या फिर करंट ईयर में या फिर कोई भी पिछले सालों में आपने 2 लाख रुपए के बोनस इश्यू किए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोनस इश्यू करना मतलब आपने अपना प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, राइट। सो दिस इज नोन एज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो टोटल कितना हुआ यहां पर, 8 लाख रुपए हुए, डन। सो नाउ दिस इज योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब हम 8 लाख रुपए को ध्यान में रखते हुए सारे एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ए फॉर असेट 222 ए की। 3 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू है, आपने जो असेट लेके निकले आप जो कंपनी के दरवाजे से, ठीक है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए। तो आपका डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा, 3 लाख। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख है तो 6 लाख, अगर 9 लाख है तो 8 लाख तक ही माना जाएगा, बिकॉज आपकी औकात 8 लाख तक की ही है, ठीक है। अगर डिविडेंड देना भी होता तो कितना दे सकते थे, जितना प्रॉफिट होता उतना ही ना। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है अपना, 8 लाख रुपए। तो मैक्सिमम डिविडेंड कंपनी कितना दे पाती, 8 लाख। तो हम डीम्ड डिविडेंड भी कितना बोल सकते हैं, 8 लाख, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते, राइट, भले उसकी मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए। डन, क्लियर हुआ। चलिए बी, बी फॉर बोनस। देखो यहां पर बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिए 2 लाख रुपए के, तो ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता, क्योंकि इक्विटी वालों को बोनस देना इट इज नॉट ए डीम्ड डिविडेंड। डिबेंचर्स दे दिए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए के, तो ये डीम्ड डिविडेंड है। सर ये बोनस देने पर क्यों नहीं माना जाता, बिकॉज बोनस से क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है ना शेयर्स की, अब मान लो कि कोई कंपनी का शेयर की मार्केट वैल्यू 500 रुपए है, अगर 1:1 का बोनस इश्यू कर दिया तो शेयर की वैल्यू 2.5 लाख हो जाती है, सॉरी 250 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू एडजस्ट वहां पे हो जाती है, इसकी वजह से इसको डिविडेंड नहीं माना गया है, इट अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। डिबेंचर की बात करें, आपको डिबेंचर दे दी 1 लाख रुपए के, तो दिस डिबेंचर इज कंसिडर्ड एज व्हाट, डीम्ड डिविडेंड। प्रेफरेंशियल होल्डर्स की बात करें तो बोनस शेयर दे दिए प्रेफरेंशियल होल्डर्स को, तो ये भी क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। डन, इतना क्लियर हुआ।
अब बात करते हैं सी फॉर क्लोजर, लिक्विडेशन की बात कर लेते हैं। मान लो कंपनी के पास, कंपनी का कैपिटल था 10 लाख रुपए का, और एट द ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन रिजर्व्स पड़े थे 8 लाख रुपए के। ठीक है, जिस दिन लिक्विडेशन हुआ उस दिन कितना था, 8 लाख रुपए का रिजर्व्स पड़ा हुआ था। अब कंपनी ने अपनी सारी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने शेयर होल्डर्स को, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है टोटल 20 लाख रुपए। मतलब कंपनी ने अपनी 20 लाख की एसेट अपने सारे शेयर होल्डर्स में बांट दी है। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल कि एक शेयर होल्डर है जिसका कंपनी के अंदर 20% हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 20% कंपनी के अंदर उसका होल्डिंग है। अब उस केस में डीम्ड डिविडेंड क्या बनेगा, सबसे पहले समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर इसको हम दो हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, विल डिस्ट्रीब्यूट इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज अ डीम्ड डिविडेंड, आईएफओएस में आएगा। कितना आएगा, तो कि टोटल आपकी जो वैल्यू आई है 4 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की टोटल फेयर मार्केट वैल्यू जो असेट डिस्ट्रीब्यूट करी उसकी है, उसमें एक शेयर होल्डर का हिस्सा 20% है, तो उसके हिस्से कितना आएगा, 4 लाख की असेट उसको मिली। ठीक है, उसमें से आपका रिजर्व पड़ा था 8 लाख रुपए। 8 लाख का आपका जो रिजर्व है उसका 20% बनता है 1,60,000, तो 160 आपका हुआ डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट रिजर्व। रिजर्व में आपका हिस्सा कितना बना, 160 का, तो रिजर्व को हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड। अब जो बचा 2,40,000, ये 2,40,000 रुपए ये आपकी बनेगी, जो आपको ये पैसा दिया है वो क्या है, ये आपको शेयर्स के लिए दिया है, क्योंकि जब लिक्विडेशन होगी कंपनी का तब आपके शेयर्स तो गए। ठीक है, अब कैपिटल गेन में क्या होगा, फेयर मार्केट सॉरी एफईओसी ऑफ द शेयर्स, मतलब ये क्या बनेगा कि आपने शेयर्स जो आपने गिव अप कर दिए लिक्विडेशन में वो कितने के गए, तो वो यहां से ये वैल्यू आगे आएगी इधर। तो 2,40,000 आपकी शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 2 lakhs एंड द कैपिटल गेन विल बी ऑफ 40,000 रुपीज। 40,000 रुपए का यहां पर आपको कैपिटल गेन। सो दिस इज हाउ 222C इज कंप्यूटेड। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब बात करते हैं रिडक्शन की, डिमिन्यूएशन की। अब मान लो कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। अब कंपनी ने रिडक्शन कर दिया और अपने सारे शेयरहोल्डर्स को 5 लाख रुपए बांट दिए टोटल, और अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह देखा होगा, उस केस में ऐसा करते हैं। नाउ द टोटल अमाउंट 5 lakhs विल बी कंसिडर्ड एज ए डीम्ड डिविडेंड। अब मान लो कि कोई शेयर होल्डर है जिसका होल्डिंग 10% है कंपनी में, तो 50,000 उसके हाथ में क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। क्लियर हुआ। तो ऐसा कोई भी रिडक्शन के टाइम अगर कंपनी कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो भी शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। चलिए भाई, ये क्लियर हुआ इतना। चल वी मूव अहेड। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट इज एक छोटा सा प्रोविजन जो इस बार का अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2024 का। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कैपिटल गेन के चैप्टर में। बायबैक, अर्लियर बायबैक वाज कंसीडर्ड एज अ सॉरी इट वाज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, और उस पर जो भी टैक्स आता था बायबैक के ऊपर वो कंपनी पे करती थी। बट नाउ दे हैव शिफ्टेड दिस बर्डन टू द इन्वेस्टर्स, और ये जितना भी बायबैक हो रहा है फ्रॉम 1/10/2024, सेव द डेट, 1/10/2024 ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनियां बायबैक करेगी वो सब कुछ पूरा का पूरा अमाउंट, एंटायर अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, डीम्ड डिविडेंड। कैसे कंप्यूट करना है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, मान लो आपके कंपनी ने 10 शेयर आपके खरीद लिए हैं 1,000 रुपए का दाम से, तो 10 शेयर इंटू 1,000 दैट कम्स टू 10,000 रुपीज, इट इज योर बायबैक, सॉरी इट इज योर डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, तो पहले जो यहां पर बायबैक का प्रोविजन होता था ये वाला, अब ये अप टू 30 सितंबर 24 ही रहेगा। ठीक है, 1/10/2024 के बाद ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, इट इज कंसिडर्ड एज ए डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं एक बार। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल। लुक, दिस इज द बायबैक प्राइस। लुक, द बायबैक ऑफ शेयर्स, मिस्टर एक्स होल्ड्स 1,000 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। ठीक है, ई एक्स लिमिटेड होगी कोई उसकी एक्स,
एक्स ने सारे के सारे शेयर्स बॉट बैक के लिए, चलो मेरे को वापस दे दो सब कुछ, एक्स तो वही करेगी 2,50,000 सॉरी 250 रुपीज के हिसाब से। तो बाय बैक डीम डिविडेंड कितना बना 250 into 1000 that is called 2,50,000. It was very small amendment in the IFOS this time. Now the most important जिस पर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं ये 222E। अब देखो यहां पर कंपनी ने सारे आपने इनकम टैक्स में सारे रास्ते बंद कर दिए कि आप असेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी हम उसको डीम डिविडेंड मानेंगे, बायबैक करेंगे तो भी वो डीम डिविडेंड है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए, बोनस दे दिया तो भी वो डिविडेंड माना जाता है। अब पब्लिक कंपनी जो होती है ना उसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे होते हैं, एमसीए का रिपोर्टिंग, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी कितना बहुत सारे रिपोर्टिंग होते हैं। लेकिन एज फार एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज कंसर्न, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोजली हेल्ड कंपनी और इन विच द पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। अब उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अब मान लो हम चार दोस्त मिलकर कंपनी बनाए, ठीक है, हम चार ही शेयर होल्डर्स है उसके अंदर और हम चार करता हरता है। अब उस कंपनी का कुछ भी हो जाए किसी और को कोई लेना देना है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज वी ऑल फोर शेयर होल्डर्स, पब्लिक इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस। तो किसी को कोई भी पंचायत करने की जरूरत नहीं है, हमारे काम में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। अब क्या हुआ कि हम एक बार मिले, अब कंपनी के पास 10 लाख रुपए का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस पड़ा हुआ था। अगर मैं इसको डिविडेंड फॉर्म में लेता तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाता। मान लो मैं 25% का होल्डिंग है उसमें, तो 2.5 लाख रुपए क्या हो जाता मेरा डिविडेंड टैक्सेबल हो जाता। तो हम चारों शेयरहोल्डर्स ने मिलकर एक स्कीम बनाई, एक काम करते हैं, कंपनी के पास से लोन ले लेते हैं 2.5 लाख के, ठीक है। अब वापस चुकाने के बारे में कोई क्लोज नहीं है, कौन पूछने वाला है, हम चार शेयरहोल्डर्स हैं, हमारी मर्जी जो करे, कंपनी का पैसा नहीं देना है, हमारी कंपनी है, हम जो चाहे वो करें, कंपनी हमसे नहीं मांग रही, तुम कौन होते मेरे को पूछने वाले, राइट। ऐसा करके वो लोग क्या करते थे, पैसा कंपनी से निकाल लेते थे। सो उसके रिगार्डिंग यहां पर प्रोविजन आया, क्या आया कि अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, इसको मैं बोलता हूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, और यू कैन से क्लोजली हेल्ड कंपनीज। अगर वो लोन देते हैं या एडवांस देते हैं, किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। कौन सा शेयर होल्डर? विच इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ 10% और मोर। Who is a beneficial owner of shares of 10% or more of the equity capital of the company, और या फिर वो किसी कंसर्न को देते हैं लोन, इन विच सच शेयर होल्डर holds a substantial interest that is called 20% or more. We know the meaning of substantial interest, that is called 20% or more, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे? डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। चलिए समझते हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, औकात नहीं है, तो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। चलिए समझते हैं इसको। लुक 222E, मान लो एक कंपनी है जय प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसके एक शेयर होल्डर है मिस्टर अमित। अब आप जान गए होंगे ये कंपनी कौन सी है और किसकी है, ठीक है। उसका एक शेयर होल्डर है मिस्टर अमित, जिसका होल्डिंग है 15%, मतलब यहां पर ये 10% को क्रॉस कर गया है, ठीक है। 10% और मोर, तो मोर देन और इक्वल टू 10%। बैलेंस इन द रिजर्व्स 15 lakh rupees, so we have the accumulated profit also of 15 lakh rupees. Now what happens? Look, अब जय प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया कि मिस्टर अमित जो शेयर होल्डर है इस कंपनी के, जिसका होल्डिंग है 10% से ज्यादा, ठीक है, और उसको लोन दे दिया, मतलब जिसका वोटिंग पावर 10% से क्या है, ज्यादा है। अब मिस्टर अमित को लोन दिया, तो क्या ये लोन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? यस, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब अगर 15 लाख या उससे कम का अमाउंट है तो पूरा का पूरा लोन अमाउंट। मान लो लोन दिया है 25 लाख रुपए का, तो 15 लाख डीम्ड डिविडेंड, 10 लाख नॉर्मल लोन में चला जाएगा, राइट। तो क्या ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? अगर मान लो यहां पर लेट्स टेक वन एग्जांपल, लिखता हूं मैं इधर,
कि लोन दिया हुआ है 5 लाख, तो डीम डिविडेंड माना जाएगा 5 लाख रुपए। फिर अमित भाई को लगा कि यार ये तो गलत हो गया, चलो एक काम करता हूं, मैं लोन नहीं लेता हूं। मैं बोलता हूं अपनी पार्टनरशिप फर्म को, मोटा भाई एंड सन्स। नाउ मोटा भाई कम्स इनटू द पिक्चर। मोटा भाई एंड सन्स इज ए पार्टनरशिप फर्म जिसमें अमित भाई पार्टनर है। याद करो, सच ए शेयर होल्डर, लोन इज गिवन टू द शेयर होल्डर और ए कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर। तो सच शेयर होल्डर मतलब ये कौन है हमारे सच्ची सच्ची में अमित भाई। तो सच शेयर होल्डर इज ए पार्टनर, और पार्टनर भी कैसा, इस फॉर्म में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका अमित भाई का इसमें कितना, 33% है, मतलब 20% या उससे ज्यादा है, 20% और मोर। तो इस फर्म को अगर लोन दिया है तो भी ये क्या है, डीम डिविडेंड। ठीक है, सो लोन टू फर्म इट इज ऑल्सो व्हाट, डीम डिविडेंड। टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, मोटा भाई के हाथ में, सॉरी अमित भाई के हाथ में। ठीक है, फर्म के हाथ में नहीं होगा, शेयर होल्डर जो भी है उसके हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा। अब यहां पर ये दो रास्ते बंद हो गए। नाउ मिस्टर योगी कम्स इन द पिक्चर। योगी को बोला कि योगी जी आप आइए। जय को बोला कि काम कर बेटा, इसको लोन दे दे तू, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, अमित। तो ऐसे किसी पर्सन को भी दिया ना अगर लोन, ठीक है, जिसका बेनिफिट इनडायरेक्टली अमित भाई को मिलने वाला हो, तो भी ये क्या माना जाता है, डीम डिविडेंड माना जाएगा। सो जस्ट गो थ्रू वंस दिस एग्जांपल एंड आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोविजन में आगे बढ़ते हैं। लुक, नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। क्या क्या है, सबसे पहले बात करी नॉन पार्टिसिपेशन की, तो उसको मैंने आपको बता दिया है कि उसको पहले ही सब कुछ पेमेंट कर दिया जाता है। दे आर नॉट कंसर्न और दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस असेट। ठीक है, उसको जितना उसका शेयर है उतना ही उसका हिस्सा मिलेगा लिक्विडेशन के टाइम। सो दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड डिविडेंड। बायबैक ऑफ द शेयर मैंने आपको बता दिया 30 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद आता है शेयर इश्यूड इन केस ऑफ डीमर्जर। अब डीमर्जर में क्या होता है कि जो रिजल्टिंग कंपनी है, राइट, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स है उसको डीमर्ज कंपनी अपने शेयर्स इश्यू, सॉरी, डीमर्ज कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उसको रिजल्टिंग कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है, राइट। सो वो भी क्या होता है, वो भी क्या माना जाएगा, इट इज नॉट ए रिडक्शन ऑफ कैपिटल, या फिर सॉरी वेदर इट इज अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल और नॉट, राइट। सो इस केस में भी क्या माना जाएगा, ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। डीमर्जर के केस में जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर जो मिलते हैं अपने किसको, डीमर्ज कंपनी वालों को, तो वो भी यहां पर नहीं माना जाएगा। फिर एडवांस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मान लो मेरा बिजनेस ही है क्या, लोन देने का, लेकिन ध्यान रखना इट शुड बी द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इट मस्ट बी अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द माय बिजनेस। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं चने बेच रहा हूं, ठीक है, ऐसे वो रेलवे स्टेशन पे नहीं भाई, चने चने अपने मतलब होलसेल का बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का व्यापार है हमारा। ठीक है, अब मेरा मेन बिजनेस क्या है, चने बेचना। अब मुझे लोन देना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये माना जाएगा डीम डिविडेंड। लेकिन मैंने ऐसा सुना कि कहीं अगर हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर मेरा लेंडिंग का हो और उसमें अगर मैं लोन दे दूं, तो मैंने क्या छोटा मोटा लोन का कारोबार कर रहा हूं, जिसका मेन मेरे को ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मेन कारोबार तो क्या है, चने बेचना। ठीक है, सो लैंडिंग इज नॉट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ माई बिजनेस, तो उस केस में ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। सी इफ इट इज a lending, if it is a sorry, lending of the money is the main business, it should be a substantial part of your business, then and only then you can take the benefit of this exception। तो उस केस में देखो उसका काम ही लोन देना है, अगर वो लोन देने नहीं देंगे और अपने सेल्डर्स को नहीं देंगे तो किसको देंगे फिर लोन। ठीक है, तो उस केस में यहां पर ये बोला गया कि इसको हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते अगर आपका मेन बिजनेस है, आपका सब्सटेंशियल बिजनेस क्या है, लोन देने का। ठीक है, और उस केस में आपने उसको लोन दिया है, जैसे आप आम लोगों को देते हो वैसे ही आपने इसको लोन दिया हुआ है। फिर डिविडेंड सेट ऑफ अगेंस्ट द डीम डिविडेंड। मान लो जब लोन हमने लिया उसको हमने डिविडेंड मान लिया, जैसे अपने मोटा भाई के केस में 5 लाख का हमने डिविडेंड उसको मान लिया था, एंड सब्सिक्वेंटली कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग द बोरोइंग शेयर होल्डर्स। मतलब अमित भाई को भी डिविडेंड दिया, अब कंपनी ने सच में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, then the dividend so paid is set off by the company against the previous borrowing, the adjusted amount will not again be treated as a deemed dividend। For example, कैसे समझते हैं,
अब मान लो यहां पर अमित को लोन दिया था 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए, और उसको हमने क्या मान लिया था, डीम्ड डिविडेंड मान लिया था। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट, लुक, अब कंपनी ने सच में डिक्लेयर किया डिविडेंड, एक्चुअली डिक्लेयर्स डिविडेंड। अब उसमें मोटा भाई को मिला, फॉर एग्जांपल, सॉरी मोटा भाई मतलब अमित भाई समझना इधर, 6 लाख रुपए। अब उसमें क्या हुआ कि 6 लाख रुपए जो डिविडेंड देना था अमित भाई को देने ही गए, तब याद है कि 5 लाख का तो आपका लोन भी बाकी है। ठीक है, उसको पहले वापस ले लिया। ठीक है, सो एक्चुअल डिविडेंड कितना आया, 6 लाख। उसमें लोन सेट ऑफ कितना कर लिया, 5 लाख। तो रिमेनिंग जो 1 लाख बचा वही क्या आपका माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा, उतना ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, वापस मतलब वो डबल टैक्सेशन ना हो जाए उसके लिए। पहले आपने लोन को 5 लाख को डिविडेंड मान लिया, अब 6 लाख दिया उसको भी मान लिया, टोटल हो गया 11 लाख, बट इन एक्चुअल टोटल डिविडेंड ही 6 लाख का मिला है भाई अमित को। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन केस लॉस ऑन दिस बेसिस। ठीक है, कि अगर कोई नॉर्मल कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की जरूरत है और आपने पैसा एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम इसको डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते। लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग। लुक, it is a commercial transactions. Advance is made by a company to sister concern and adjusted against the dues for the job work done by the sister concern. अब मान लो कोई कंपनी है, उसने अपनी सिस्टर कंसर्न को जॉब वर्क का काम दिया हुआ है, ठीक है, और उसको एडवांस पैसा दिया है। अब देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी ऐसा होता है, मान लो जब भी मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम करो 50% एडवांस, 50% काम होने के बाद। अब ये जो एडवांस मिला है, इट इज नॉट एट ऑल लोन। ठीक है, वो मेरा लोन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जैसे कि अगर कोई ये एडवांस दिया गया है फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, तो उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते। ठीक है, चलिए आगे। एडवांस वाज मेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब कंपनी का एक शेयर होल्डर है, उसको एडवांस दिया हुआ है। ठीक है, to install plant and machinery at the shareholders premise to enable him to do the job work for the company so that the company could fulfill the export order. अब देखो, जैसे आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना है। अब कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर को बोला कि देख भाई, एक अपना ऑर्डर है एक्सपोर्ट का, उसको हमें फुलफिल करना है, तो तू घर से काम कर, पैसा ले जा। ठीक है, मशीनरी डाल दे घर पे, काम कर वहां पे, ताकि हमारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर टाइम पे फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो इट वाज हेल्ड दैट द असेसी प्रूव्ड द बिजनेस एक्सपीडियंसी। भाई जरूरत थी, बहुत अर्जेंसी थी, टाइम पे पेमेंट का, टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट करना था, उसके लिए प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करना था, और उसके लिए हमने एडवांस दिया था। तो दैट इज नॉट द केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड। देन चलिए उसके बाद फ्लोटिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज गिवन बाय कंपनी टू इट्स सिस्टर कंसर्न अगेंस्ट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अब कंपनी ने दूसरी कंपनी के पास से क्या मंगवाया, जनरेटर मंगवाया। अब उसके बदले उसने क्या दिया, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। सो इट इज नॉट अ केस ऑफ लोन एट ऑल, राइट। तो उसको भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते। ठीक है, वाज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन arising from the normal course of business and that is not to be considered as a deemed dividend. Done? Clear हुआ भाई इतना, right? चलो, there are certain other provisions that will be discussed in a next session. Till then, goodbye and enjoy your day.